आज हम लोगों को पढ़ना है BSS 327 कंटेम्प्रेरी इंडिया का एक टॉपिक है भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन। और हम गुरु जी से अनुमति चाहेंगे कि हम क्लास शुरू करें। जी हाँ, क्लास शुरू करिए डॉक्टर सत्यपाल जी, शुरू करिए जी। छोड़ दीजिए आप इसको, छोड़ दीजिए। भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन यानी कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भाषा के आधार पर राज्यों का बनना, फिर से बनना। पुनर्गठन मतलब फिर से जो है उसको गठित करना, बनाना। ठीक किसके आधार पे? भाषा के आधार पे। यह सवाल इसलिए बार बार उठा और भारत के स्वतंत्रता के बाद जब विघटनकारी शक्तियों की बात करते हैं तो उसमें यह भी एक सवाल उत्पन्न हुआ कि जो विघटनकारी शक्तियां हैं वो भाषा के आधार पर भारत को फिर से बांटने का प्रयास कर रही थी। इसको बल इसलिए ज्यादा मिलेगा कि अगर आप देखेंगे तो जिस आधार पर भारत का बंटवारा हुआ था और उसी आधार पर एक नया राष्ट्र बना था, क्या वो आधार था? वो धर्म। जब धर्म के आधार पे बात मत करिए, बंद करिए तो भगा देंगे बाहर, डिस्टर्ब मत करिए, पढ़ाने दीजिए। ठीक, अब नहीं बोलेंगे। भाषा के आधार पे, तो धर्म के आधार पर जब एक राष्ट्र बना, उसी राष्ट्र के अंदर भाषाई राष्ट्रवाद पनप गया। धार्मिक राष्ट्रवाद के ऊपर भारत का विभाजन हुआ। उसी देश में जो जो धर्म के आधार पर एक राष्ट्र बना, उसके अंदर भाषाई राष्ट्रवाद पनप गया और उस भाषाई राष्ट्रवाद ने फिर पाकिस्तान को दो टुकड़ों में बांट दिया। पूर्वी पाकिस्तान जो बंगला भाषी था, बांग्लादेश बना, और पश्चिम पाकिस्तान जो था ही। ठीक, तो भारत में भी ये डर था कि अगर भारत में भी सेम कंडीशन था कि भाषाई आधार पे अगर भाषा को आधार बना करके राज्यों का पुनर्गठन किया जाए, ये विभेदीकरण किया जाए, तो विभाजनकारी जो शक्तियां हैं उनको बल मिलेगा। इसलिए भारत की स्वतंत्रता के बाद जो राजनीतिक बागडोर संभाल रहे नेता थे वो इससे बचना चाहते थे। ऐसा कुछ नहीं करना चाहते थे जिससे विभाजनकारी शक्तियों को बढ़ावा मिले। समझ रहे हैं ना? तो लेकिन कांग्रेस के सामने ये प्रश्न बार बार इसलिए उठ रहा था कि 1920 के नागपुर अधिवेशन में यह प्रस्ताव पारित किया गया था कि भारत को जब भी आत्मनिर्णय करने का अधिकार मिलेगा तो राज्य जो बनेंगे उसमें एक आधार क्या होगा? भाषा होगा। ये 1920 के नागपुर अधिवेशन में ये बात तय हो गई थी और इसी को आधार बना करके बार बार जो है कि ये मांग की जा रही थी भारत की स्वतंत्रता के बाद कि इसके आधार पे राज्य जो है बनाए जाएं। जवाहरलाल नेहरू जो है भारत की स्वतंत्रता के बाद भारत के संविधान सभा में भी इस बात को जब उठाया गया, पटेल के सामने भी जब ये बात आई, सबने इसको नकारने का प्रयास किया। जवाहरलाल नेहरू ने भी नकारने का प्रयास किया। जवाहरलाल नेहरू ने शुरुआत में इससे बचने के लिए इसके दर के नेतृत्व में दर कमीशन बनाया। दर कमीशन, ठीक, अब बनाया। बंद कर दीजिए भाई इसको, तो सर को सुनना है ना, उसको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। इसके दर के नेतृत्व में 1948 में एक आयोग बनाया जो इस बात की जांच करे कि क्या भाषा के आधार पर राज्य बनाए जा सकते हैं, राज्यों का पुनर्गठन किया जा सकता है। जो इसके दर थे वो इलाहाबाद उच्च न्यायालय के यानी इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायाधीश थे। उनके नेतृत्व में ये बनाया गया। जवाहरलाल नेहरू ने इस समस्या को कुछ देर टालने के लिए एक आयोग की नियुक्ति कर दी और कहा कि भैया आप ये जांच करके बताइए कि क्या ऐसी कोई जरूरत है कि भाषा के आधार पर राज्य बनाए जाए। इन्होंने जब अपनी रिपोर्ट दी 1948 में ही, तो इन्होंने साफ मना कर दिया और कहा कि भाषा के आधार पर राज्य नहीं बनाए जाने चाहिए। इससे जो है भारत के एकता में जो है कि और अखंडता में जो है कि अस्मिता के ऊपर जो है प्रश्न खड़ा हो जाएगा। इसलिए ऐसा न किया जाए, विभाजनकारी शक्तियों को बढ़ावा मिलेगा। लेकिन विरोध बंद नहीं हुआ। दक्षिण से बार बार ये विरोध उठ रहा था कि भाषा के आधार पर राज्य बनने चाहिए। और जब ये विरोध बंद नहीं हुआ तो जब इसके धर के बाद कांग्रेस जो है कि कार्य समिति ने खुद एक कमेटी बनाई जिसमें जवाहरलाल नेहरू, जिसको JVP कमेटी कहते हैं, JVP आयोग कहते हैं। J से जवाहरलाल नेहरू, V से वल्लभ भाई पटेल और P से पट्टाभी सीतारामैया,
इनके नेतृत्व में 3 सदस्य कमेटी बनी 1948 में, जिसने अप्रैल 1949 में अपनी रिपोर्ट दी। और इन तीनों ने भी यही माना कि भाषा के आधार पर राज्य नहीं बनाने चाहिए। अगर भाषा के आधार पर राज्य बनते हैं तो जो है कि हमें और कई चीजों के आधार पर राज्य बनाना पड़ेगा, उसको स्वीकार करना पड़ेगा। और हम अभी नए नए स्वतंत्र हुए हैं, तो इस तरह के जो है कि भाषा के आधार पर राज्य बनाने की अगर हम बात मान लेते हैं तो हमें जो है विभाजनकारी शक्तियों की अन्य बातों को भी मानना पड़ेगा। ठीक इसलिए इस जेईपी कमेटी ने भाषा के आधार पर राज्य बनाने की मांग को ठुकरा दिया। ये 1949 की बात है। और जब दर कमीशन और जब जेईपी कमीशन ने आयोग ने जब इस मांग को अस्वीकार कर दिया तो दक्षिण भारत में आंदोलन शुरू हो गया। आंदोलन करने वाले भी कांग्रेसी ही थे। एक पुराने कांग्रेसी नेता थे पुट्टी श्रीरामुलु, उनके नेतृत्व में आंदोलन चल रहा था दक्षिण में। दक्षिण में आंदोलन करने का कारण क्या था उसको थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। दक्षिण में एक प्रेसिडेंसी थी अंग्रेजों के समय थी, जिसका नाम था मद्रास। नाम सुना ना? मद्रास में 3 भाषा भाषी के लोग रह रहे थे। एक तो तमिल बहुल, दूसरे नंबर पे तेलुगु और तीसरे मलयाली। ये 3 भाषाभाषी लोग थे। और लेकिन वहां पे तमिल जो थे वो बहुसंख्यक थे, समझ रहे हैं ना? तो जो तेलुगु भाषी थे वो तमिलों से अलग जो है कि राज्य की मांग कर रहे थे भाषा के आधार पर। बात समझ रहे हैं ना? और ये बार बार मांग उठाए रहे थे। और जब ये जेईपी कमेटी ने उनकी मांग को अस्वीकार कर दिया तब जो है कि श्री रामुलु जो पुट्टी श्रीरामुलु थे, उनके नेतृत्व में आंदोलन चल रहा था। जवाहरलाल नेहरू का भी स्वतंत्रता के बाद पहली बार पुरजोर विरोध हुआ जब 1951-52 के आम चुनाव में जवाहरलाल नेहरू प्रचार करने के लिए मद्रास प्रेसिडेंसी में गए, राज्य में गए, तो वहां इनके ऊपर पत्थर फेंके गए, काले झंडे दिखाए गए, नारा लगाया गया। क्यों? उसका था। और यही नहीं, जब चुनाव हुआ तो मद्रास की 145 सीटों में से मात्र 43 सीटें कांग्रेस जीत पाई थी। कांग्रेस की स्थिति खराब हो गई थी दक्षिण में। और उसका जो है कि कारण था भाषाई आधार पर जो आंदोलन चल रहा था राज्य बनाने की मांग को लेकर के, उसके कारण इनको यहाँ समस्या हो रही थी। इसलिए ये जरूरी था कि इस पर विचार किया जाए। लेकिन नेहरू इस समस्या को टालना चाहते थे, क्योंकि जब ये कमेटी बनी थी तो इसमें कहा गया कि कम से कम 10 साल तक ऐसी किसी प्रवृत्ति को बढ़ावा न दिया जाए। इसमें इन लोगों ने विचार विमर्श किया था कि कम से कम 10 साल तक ऐसी किसी प्रवृत्ति को बढ़ावा न दिया जाए। ठीक, लेकिन चुनाव में भी बहुत विरोध हुआ है दक्षिण में। जवाहरलाल नेहरू पत्थर तक फेंके गए इनके ऊपर, इनके विरुद्ध नारे लगाए गए, काले झंडे दिखाए गए, लेकिन फिर भी जवाहरलाल नेहरू ने कोई उचित जो है कदम नहीं उठाया। और जो वहां के मुख्यमंत्री थे, क्या नाम था उनका? भारत के जो प्रथम गवर्नर जनरल थे भारतीय, कौन थे? वो मुख्यमंत्री थे। उनके साथ काफी पत्राचार हुआ। और अगर आप उन डॉक्यूमेंट्स को देखना चाहते हैं तो देख भी सकते हैं, ऑनलाइन भी मिल जाएंगे आपको। तो इन पत्राचारों को देख करके भी लगता है कि जवाहरलाल नेहरू इस समस्या को टालना चाहते थे, बहुत जब तक टल जाए। लेकिन जब ये आंदोलन उग्र हो गया चुनाव के बाद सरकार बन गई कांग्रेस की 52 में, पहला आम चुनाव हुआ और पहली बार चुनी हुई सरकार बनी, तब जो है कांग्रेसी जो पुट्टी श्रीरामुलु थे उन्होंने बहुत जोरदार आंदोलन किया और वो आमरण अनशन करने लगे। लगभग 2 महीने तक आमरण अनशन किया उन्होंने। और 15 दिसंबर 1952 को उनकी मृत्यु हो गई आमरण अनशन के दौरान। और इसके बाद और उग्र तरीके से प्रदर्शन शुरू हो गया विजयवाड़ा में और वारंगल में। यहाँ बहुत हिंसक जो है कि प्रदर्शन हुआ सरकार के खिलाफ। और जब इनकी मृत्यु हो गई तो एक जो है कि सरकार के खिलाफ एक जन आंदोलन खड़ा हो गया। और उसी दौरान जब जवाहरलाल नेहरू ने अपने पुराने मित्र लॉर्ड माउंटबेटन को पत्र लिखा तो कहा कि हम 1947 से बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं। हमें जो है, हम जिस आधार पे 1947 में देश का बंटवारा किए थे, स्थिति ऐसी बन गई है कि भारत में फिर ऐसे कई तरह के बंटवारे हो सकते हैं भाषा के आधार पे। ठीक, लेकिन जवाहरलाल नेहरू को कुछ न कुछ रास्ता निकालना ही पड़ेगा। अब उनकी मजबूरी है, अब उनकी मजबूरी, इसको बंद करिए, तो इसको बंद करिए। अब उनकी मजबूरी है कि कोई ना कोई रास्ता निकालना ही पड़ेगा। रास्ता निकला क्या? अक्टूबर 1953 में, करीबन 10 महीने बाद, मद्रास से अलग तेलुगु भाषी क्षेत्र बना जिसका नाम था आंध्र प्रदेश। सिर्फ मद्रास से भाषा के आधार पर राज्य बनाने की मांग नहीं थी, इस बात की भी जिद थी कि राजधानी मद्रास ही होनी चाहिए। यानी मद्रास जो राजधानी है, सॉरी चेन्नई जो राजधानी है, मतलब जो आज चेन्नई है, उस पर दो लोगों की दावेदारी थी, तमिल भाषी भी और तेलुगु भाषी भी।
ऐसे ही बम्बई में भी हुआ। बम्बई में जब गुजराती और मराठी भाषाओं का विवाद हुआ तो इसको लेकर लड़ाई हुआ कि भाई बम्बई किसके पास रहेगा, बॉम्बे किसके पास रहेगा। वैसे यहाँ विवाद हुआ। लेकिन अक्टूबर 1953 में भाषा के आधार पर तेलुगु जो है कि राज्य जो आंध्र प्रदेश बना, जिसकी राजधानी हैदराबाद बनी, और तमिल जो है कि भाषाभाषी क्षेत्र था उसकी राजधानी मद्रास बनी। और फिर बाद में जो मलयाली भाषाभाषी थे उनके लिए एक अलग केरल राज्य बनाया गया। 1956 जब राज्य पुनर्गठन आयोग के आधार पर अधिनियम बनाया जाएगा तो केरल एक राज्य बनाया जाएगा। ठीक, तो उसके बाद हम बात करेंगे, हम उसकी भाषा के आधार बात करने वाले हैं। तो इस तरह से अब जब ये मांग मान ली गई, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू के समय बहुत सारे इतिहासकारों ने इस बात को कहा कि जवाहरलाल नेहरू के पास ऑप्शन नहीं था, क्या करते, इतना बड़ा जन आंदोलन खड़ा हो गया था और इसको जब तक वो टाल सकते थे। 4 साल उन्होंने 3-4 साल टालने का प्रयास किया, लेकिन अब टालना मुश्किल हो गया था, तो उन्होंने मजबूरी में आकर के बना दिया। लेकिन जब ये बना दिया तब अन्य जैसे पंजाब में पंजाबी भाषाभाषी और हिंदी भाषाभाषी भी थे, जैसे बॉम्बे में गुजराती भाषाभाषी और मराठी भाषाभाषी थे। तो इस तरह से लेकर के भाषा के आधार पर फिर से आंदोलन शुरू हो गया। और जब ये आंदोलन शुरू या और आंदोलन को जोर पकड़ लिया तो इन्होंने मजबूरन दिसंबर 1953 में इन्होंने फजल अली के नेतृत्व में, बात मत करिए, फजल अली के नेतृत्व में एक राज्य पुनर्गठन आयोग बना दिया। कहा कि भैया आप जांच करके बताओ कि क्या भाषा के आधार पर राज्य बनाना उचित है, क्या बनाया जा सकता है। फजल अली ने करीब 18 महीने बाद अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की 1955 में, जिसको राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट कहते हैं। उन्होंने कहा कि राज्यों के पुनर्गठन के 4-5 आधार होने चाहिए, उसमें से एक आधार भाषा भी हो सकता है, लेकिन सिर्फ भाषा के आधार पर राज्य नहीं बनाएगा। कहा राज्य को पुनर्गठन करना चाहते हैं तो उसके 4-5 आधार है, जैसे आर्थिक पिछड़ापन, जैसे अल्पसंख्यक, जैसे जनजातीय क्षेत्र, जैसे सामाजिक रूप से पिछड़ा हुआ क्षेत्र। इस आधार के अलावा एक आधार ये भी हो सकते हैं कि भाषा के आधार पर बना सकते हैं। तो इस तरह से फजल अली की जो रिपोर्ट थी वही जो है 1956 में राज्य पुनर्गठन जो अधिनियम था वो बना, और उसके तहत जो है आंध्र प्रदेश जो भाषा के आधार पर राज्य मिला था उसको मान्यता मिल गया। और लेकिन जब यह अधिनियम पारित हो गया तो एक आंदोलन बहुत जोर से भड़क गया, और वो था बॉम्बे में गुजराती और मराठा भाषी। उसमें 3 राज्य बनाने की मांग हो रही थी। जो उद्योगपति थे, जिसे टाटा घराना था और भी जो घराने थे, ये सब बम्बई में रहते थे। इन्होंने कहा कि बम्बई एक अलग राज्य हो और इसके अलावा मराठियों का अलग राज्य हो, गुजरातियों का अलग राज्य हो। गुजराती का नहीं, गुजराती का राज्य बने और बम्बई उनको मिले, क्योंकि उनके उद्योगपति वहां रहते हैं। मराठियों की संख्या 45% वाली, वो कहते नहीं हमारी राजधानी होनी चाहिए। इस तरह से इस 1956 के राज्य पुनर्गठन आयोग के बाद बहुत जबरदस्त आंदोलन हुआ, और उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री मोरारजी देसाई थे, तो बाद में भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने इमरजेंसी के बाद। वो उस समय महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हुए थे, और इतना विरोध हुआ कि मुख्यमंत्री को भी लोगों ने पत्थर मार दिया, उनका सर फट गया, इतना विरोध हुआ। देशमुख जो थे वो चाहते थे कि नहीं, अलग नहीं होना चाहिए, एकजुट रहना चाहिए, मतलब महामहाराष्ट्र करके, मतलब पूरा तीनों को एक साथ मिलाकर रहना चाहिए। कुछ लोग कह रहे थे कि नहीं, अलग होना चाहिए। इसको लेकर के बड़ा आंदोलन चला, और ये चला 1961 तक। इसके बाद शुरू होकर के और 1961 तक चला यह आंदोलन, 5 साल तक चला, और अंतर सरकार को मानना पड़ा भाषा के आधार पे, और गुजराती भाषाभाषियों के लिए गुजरात बनाया गया, जिसकी राजधानी अहमदाबाद बनाई गई, और महाराष्ट्रीय जो मराठी भाषाभाषी थे उनके लिए महाराष्ट्र बनाया गया, और राजधानी उसकी बम्बई रखी गई। इस तरह से भाषा के आधार पे ये राज्य बने। इसके अलावा उत्तर भारत में भी एक भाषा के आधार पे आंदोलन चल रहा था, वो था पंजाबी और हिंदी भाषाभाषी। जो पंजाब जो पेप्सू बना था, पेप्सू में आज का हिमाचल प्रदेश का कुछ हिस्सा, हरियाणा का हिस्सा और पंजाबी ये थे। और वो पंजाबी में खास करके, पंजाबी में इसलिए पंजाबियों को वहां बहुसंख्यक हो गया था क्योंकि बहुत सारे उधर से भी आए थे। जब बंटवारा हुआ था तो उधर से भी आके बसे थे। ठीक, तो वहां संख्यक हिंदी भाषाभाषी, तो वहां आंदोलन हुआ। लेकिन इनकी भी यही मांग थी कि चंडीगढ़ ही हम लोग की राजधानी होनी चाहिए। हिंदी भाषाभाषी में चंडीगढ़ ही राजधानी मांग रहे थे, पंजाबी भी चंडीगढ़ ही।
फिर बाद में उसका समाधान ये निकाला कि दोनों को राजधानी दे दी गई, क्या? चंडीगढ़। राज्य अलग अलग कर दिया गया, हिंदी भाषाभाषी हरियाणा और हिमाचल, बाद में हिमाचल बना उसमें चले गए, और पंजाबी भाषाभाषी पंजाब में, दोनों की राजधानी। लेकिन चंडीगढ़ के लोग कहते थे कि भाई हम भी अलग रह जाते हैं, चंडीगढ़ में विवाद न बढ़े, इसलिए चंडीगढ़ को एक केंद्र शासित प्रदेश भी मतलब बना गया। वह केंद्र के भी प्रशासन रहेगा उसमें, दोनों की राजधानी क्षेत्र रहेगा। इस तरह से भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन करने का प्रयास किया गया भारत की स्वतंत्रता के बाद। ठीक, गुरु जी अगर मेरी आवाज आ रही हो? हाँ जी। तो सर मार्गदर्शन करें, और हमें सर जो कहना था हमने 15-20 मिनट में भी बात 15 मिनट में कर दी सर। बहुत अच्छा आपने कहा, और हम कहेंगे कि एक बहुत ही अच्छे विषय को आज अध्ययन के लिए चुना गया है, और इसमें आज 2022 में अगर बच्चों को भारत के बारे में चिंतन करना है तो उन्हें सोचना पड़ेगा कि ये जो भारत आज हमें 2022 में प्राप्त हुआ है वो किन स्टेजेस को लेकर के, किन चरणों को लेकर, किन चुनौतियों को लेकर के भारत हमारा आया। आज अभी हाल में ही एक बड़ी भारी बहस पार्लियामेंट में हो रही थी कि इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स और इंडिया इज ए नेशन। उसमें किसी एक वक्ता ने कहा कि इंडिया इज नॉट ए नेशन, इंडिया इज यूनियन ऑफ स्टेट्स। ऐसे हमारे संविधान के अनुच्छेद 1 में इंडिया दैट इज भारत शैल बी कॉन्स्टिट्यूटेड ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, ऐसे करके शब्दों का प्रयोग किया गया है और स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज का नाम लिखा गया है। आज हमारे पास कुछ 28 से अधिक राज्य हैं और कुछ यूनियन टेरिटरीज हैं। किन परिस्थितियों से, किस परिप्रेक्ष्य से ये सभी राज्य अलग अलग अस्तित्व में आए, और कैसे भारत जब आजाद होता है तो अंग्रेजों ने भारत के राज्य का निर्माण कैसे किया। यह प्रश्न भी बड़ा विचारणीय है कि अंग्रेजी राज्य में भारत में कैसे राज्य थे, और अंग्रेजी राज्य के पूर्व भारत में कैसे राज्य थे, अकबर के समय के कैसे राज्य थे, या सल्तनत कालीन कैसे राज्य थे। और अगर आप इतिहास की दृष्टि को और पीछे ले जाइए तो आप देखिए कि 800 से 1200 ईस्वी सन के बीच में कैसे राज्य थे, और बहुत पीछे चले जाइए तो चंद्रगुप्त मौर्य से अगर आप लीजिए किस तरह की राज्य व्यवस्था थी, या उसके पहले उत्तर भारत में कैसे 16 महाजनपद थे, कैसे तमाम गणराज्य थे। ये सभी परिप्रेक्ष्य को अगर आप ध्यान में रखेंगे कि ये जो भारतीय महाद्वीप है वो किस तरह से बहुत से राज्यों, बहुत से प्रांतों का मिला जुला एक स्वरूप, एक महाद्वीप, यह उप महाद्वीप था। जैसे यूरोप एक महाद्वीप है, वैसे भारत को भी आप एक महाद्वीप के रूप में, एक उप महाद्वीप के रूप में देख सकते हैं, जहां पर राज्यों का जो है वह कैसे निर्माण होता है। और जब ये राज्यों का निर्माण होता है तो ये बात बहुत महत्वपूर्ण ढंग से आप सभी लोगों को परिप्रेक्ष्य के रूप में जानना चाहिए कि जब हिंदुस्तान आजाद होता है 1947 में, और हिंदुस्तान एक खास किस्म के विभाजन को जब देखता है जो धर्म के आधार पर होता है, भारत और पाकिस्तान का, तो ऐसे परिप्रेक्ष्य में उस समय के जो नेता हैं उन लोगों का चिंतन क्या था। अगर इस पर सवाल उठाए कि जवाहरलाल की क्या सोच थी, पटेल साहब क्या सोचते थे, उन लोगों के मन में ये बात था कि अगर भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया जाएगा तो भारत कमजोर होगा। ये बात वो क्यों सोचते थे, ये भी सोचने की जरूरत है। कहीं ना कहीं उनके मन में यह था कि भारत में बहुत से राज्य बन जाएंगे, तो बहुत से राज्य बनेंगे तो जो भारत संघ है वो कमजोर होगा। ये सोच जवाहरलाल की या उनके समकालीन लोगों की गलत सोच थी। मतलब गलत इस अर्थ में कि वो इस बात को समझ नहीं पा रहे थे कि क्षेत्रीय आकांक्षाएं, लोकतंत्र में क्षेत्रीय आकांक्षाओं को भी अगर आप एकोमोडेट नहीं करेंगे, अगर उन्हें समाहित नहीं करेंगे तो वो अधिक विघटन कर रहे हैं। जैसा कि आपने देखा कि किस तरह से पाकिस्तान के अंतर्गत
जो क्षेत्रीय भाषा की अस्मिता थी, जो बांग्लादेश की क्षेत्रीय अस्मिता थी, जिन्होंने पाकिस्तान से इस बात को लेकर के अपने को अलग कर लिया कि पाकिस्तान में उर्दू भाषा है और बांग्लादेश में उर्दू भाषा जो थोपी जा रही है। तो भाषा कितना सेंसिटिव इशू था या अभी भी है, इस बात को आजादी के संघर्ष के तुरंत बाद के जो नेता हैं वो इसको समझ नहीं पाते हैं अच्छी तरह से। और इसलिए इस तरह की बात जो, जैसा कि डॉक्टर सत्यपाल ने नागपुर अधिवेशन की चर्चा किया था, उसमें किस तरह से बात उठी थी कांग्रेस के अधिवेशन में कि भारत जब स्वतंत्र होगा तो राज्यों का पुनर्गठन कैसे किया जाएगा। इन सब परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रख करके जो माइंड है जवाहरलाल का और उनके समकालीन लोगों का, कांग्रेस पार्टी के लोगों का माइंड क्या था? उनका माइंड यह था कि भारत में जितने अधिक राज्य होंगे तो भारत का संघ कमजोर होगा। ये उनकी समझदारी गलत है। इसलिए उन्होंने पहले शुरू में, जैसा कि डॉक्टर सत्यपाल ने कहा, कि धर कमेटी बनाई। धर कमेटी ने तो पूरा लैंग्वेज के आधार पर भाषाओं का पुनर्गठन किया जाए, उसको रिजेक्ट कर दिया। उसके बाद जवाहरलाल और वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया की कमेटी बनी, उसने भी भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन को इनकार कर दिया। फिर उसके बाद बड़े नेचुरल वे में एक आंदोलन आंध्र प्रदेश में, जो श्रीमालू का आंदोलन कहते हैं, वो प्रारंभ होता है। और उस आंदोलन का असर यह होता है कि जो आंध्र प्रदेश, जो तेलुगु भाषा बोलने वाले लोग जो मद्रास में थे, मद्रास एक आपको पता ही है कि कैसे ब्रिटिश भारत में जो है 3 प्रेसिडेंसी थी, वो मद्रास प्रेसिडेंसी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी, ये कलकत्ता प्रेसिडेंसी, इन 3 प्रेसिडेंसी पूरे जो ब्रिटिश भारत का एक बहुत बड़ा जो अंग था। तो प्रेसिडेंसी में भाषा के आधार पर राज्यों का निर्माण किया जाए, ये बात एक बहुत ही गंभीर ढंग से उभर करके आती है। और ये उभर करके आना कोई ऐसी बात नहीं है कि ये एक बड़ी अननेचुरल बात थी। ये बड़ी नेचुरल बात थी कि कई बार क्या है कि बहुत बड़ा राज्य है तो उसमें बहुत से ऐसे भाषाई रूप जो अल्पमत में भाषाई हैं, उनकी अस्मिता को, उनकी आवाज को नहीं सुना जा रहा है। तो ऐसे सब में भाषा की अस्मिता के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन एक अवश्यम भावी बात के रूप में उभर करके आती है। परंतु यह बात समझने में थोड़ा समय लगता है। आपको पता ही होगा, डॉक्टर सत्यपाल ने बताया कि कैसे पट्टाभी, कैसे श्री रामलू का आंदोलन चला, उनको इसमें कई दिनों तक जो है आमरण अनशन करे, फिर वो एक तरह से शहीद हो गए। और उसके बाद तब जाकर के जो चुनाव वगैरह होते हैं उस पर भी कांग्रेस पार्टी पर उसका असर पड़ता है। तो उस असर पड़ने पर कांग्रेस पार्टी, जवाहरलाल, ये लोग इस बात को मजबूर होते हैं, बाध्य होते हैं कि राज्यों का पुनर्गठन किया जाए। जैसे मद्रास का पुनर्गठन करने में वो कि भाई जो तेलुगु भाषी लोग हैं हैदराबाद के और मद्रास के पास के, उनके लिए एक अलग जो है उनका राज्य आंध्र प्रदेश बनाया जाए। जो आज आप जानते हैं कि किस तरह से भाषा के आधार पर तेलंगाना उनका अलग राज्य बन के तैयार हो गया और उनके आंध्र प्रदेश का अलग राज्य तैयार हुआ। उसी के साथ जो केरल के मलयालम भाषा के लोग थे वो लोग भी मद्रास में रखे हुए थे। जो केरल का इलाका उसमें राज्य भी था, त्रिवेंद्रम भी था, लेकिन ऐसे भी क्षेत्र थे जो मद्रास प्रेसिडेंसी के अंतर्गत थे, जो मलयालम बोलने वाले लोग थे, तो उनको भी अलग करने की बात कही गई। और इन सभी समस्याओं के लिए जैसा आपको बताया गया कि किस तरह से एक कमीशन की नियुक्ति हुई, जो सुप्रीम कोर्ट के उस समय रिटायर्ड जज थे फजल अली, उनके नेतृत्व में एक रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन की स्थापना हुई, जिसमें हृदयनाथ कुंजरू और के.एम. पनिक्कर ये 2 सदस्य और थे। और इन लोगों ने बड़े डिटेल करके, अध्ययन करके, इंटरव्यू लेकर के, नॉर्थ ईस्ट में इंटरव्यू लेकर के, साउथ में, ईस्ट में, वेस्ट में, सब जगह के लोगों का बड़ा व्यापक रूप से इंटरव्यू लेकर के एक रिकमेंडेशन दिया कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया जाए। और इसके आधार पर एक एक्ट जो है 1956 में पारित होता है, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडियन स्टेट्स और ऑन द बेसिस ऑफ द लैंग्वेजेस। और इस आधार पर, लैंग्वेज के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया जाए। और पुनर्गठन में कितनी बड़ी कंट्रोवर्सी खड़ी होती है, जिसके बारे में डॉक्टर सत्यपाल ने आप लोगों को बताया कि किस तरह से
बॉम्बे जो प्रेसिडेंसी एक बहुत बड़ी प्रेसिडेंसी थी, जिसमें कि आज का वर्तमान का गुजरात का इलाका और आपके महाराष्ट्र का इलाका ये सब मिला हुआ था। और बॉम्बे को लेकर के बड़ा सेंटिमेंट लोगों को लगा कि बॉम्बे जो है एक अलग से जो कहा जाए कि दहेज में मिला हुआ इलाका था इंग्लैंड के राजकुमार को, उसको उसको किस तरह से जो है वह किया जाए कि बॉम्बे को हुआ कि स्वतंत्र रूप से कोई यूनियन टेरिटरी वगैरह के रूप में उनको डेवलप किया जाए। इस तरह से बहुत आंदोलन चलते हैं और उस आंदोलन में जैसा कि डॉक्टर सत्यपाल ने बताया कि चीफ मिनिस्टर वगैरह तक को बहुत, मोरारजी देसाई को भी चोट लगती है, लेकिन अंततः ये होता है कि जो बॉम्बे है वो आपके महाराष्ट्र का अंग हो जाता है और जो गुजरात का इलाका है वो एक अलग राज्य का स्वरूप लेता है। इसी के साथ भारत में आने वाले समय में 1956 के बाद कई ऐसे राज्यों का गठन होता है जो भाषा के आधार पर होते हैं। जैसे आपने देखा कि हरियाणा का, अमित भैया से बात करिए। भैया नहीं, बाहर गया। अच्छा, अभी गया भैया। तो उनसे कहिए कि अभी लोग व्यस्त हैं और 3 बजे कहीं आ जाए, 3 बजे आइए। 3 बजे। तो इस तरह से देखिए कि किस प्रकार जो राज्यों का जो भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के संदर्भ में 60 के दशक में भी बड़ी गंभीर चर्चाएं होती हैं। और आप देखेंगे कि आगे चल करके खासतौर से पंजाब को लेकर के बहुत गंभीर बहस होती है कि कैसे पंजाब को भाषा के आधार पर अलग किया जाए। पंजाब जो पाकिस्तान के निर्माण के समय अस्तित्व में आया, वहां पर हिंदी भाषा को लेकर के और जो गुरुमुखी या पंजाबी भाषा, गुरुमुखी तो लिपि है, उसको लेकर के डिवीजन की बात चली। तो उस संदर्भ में ये हुआ कि किस तरह से जो है वह ये हरियाणा का निर्माण किया गया, जिसके बारे में आपको बताया गया। फिर हिमाचल प्रदेश का निर्माण किया गया और इस तरह से एक भाषा और कुछ सांस्कृतिक आधार पर, जैसे हिमाचल प्रदेश के लोगों का भी हिंदी भाषा है, हरियाणा का भी हिंदी भाषा है, लेकिन अलग करने में कुछ सांस्कृतिक विशिष्टताओं को भी ध्यान में रखा गया। इसी के साथ ही साथ जो है वह ये आप देखेंगे कि जो हमारे नॉर्थ ईस्ट के तमाम जो राज्य हैं, जो असम के साथ बहुत से जो नागालैंड है, आपके मणिपुर है, आपका त्रिपुरा है, मेघालय है, इन सब में भाषा का भी आधार और उनकी जो सांस्कृतिक आधार है, उन सब को लेकर के जो है एक प्रकार की चर्चा उत्पन्न होती है कि किस तरह से भाषा के आधार पर और उनके सांस्कृतिक विशिष्टताओं के आधार पर उनको ऑर्गेनाइज किया जाए। तो आप देखेंगे कि पूरे के पूरे जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं, अगर आप सिक्किम को भी ले लें, जो सिक्किम अलग से 1973 में भारत में शामिल होता है, तो कैसे सिक्किम और किस तरह से जो आपका असम और वो तमाम जो उसके राज्य, छोटे छोटे जो राज्य हैं, उन सबको राज्य का दर्जा दिया जाता है और उनका संगठन किया जाता है। इसमें भाषा का आधार भी रहता है और साथ ही साथ उनकी सांस्कृतिक और उनकी जनजातीय पहचान का भी आधार रहता है। इस तरह से आप देखते हैं कि पूरे भारतवर्ष में ये एक बड़ी इस विषय पर विचार करते समय यह एक अच्छी समझदारी प्राप्त होती है कि कैसे भारत में यह एक क्षेत्रीय अस्मिताओं को सम्मान देने की बात है कि क्षेत्रीय अस्मिताओं का सम्मान, उनके भाषा के आधार पर उनका सम्मान दिया जाएगा, तो उनको जो है एक उनका राज्य बनना चाहिए। इस बात को करने में ये भारत के लोगों का समझदारी कहा जाएगा कि कैसे ये लोग एक भारत, पूरा भारत की जनता की समझदारी कही जाएगी, इनके जनप्रतिनिधियों की समझदारी कही जाएगी कि किस तरह से इन लोगों ने भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया। और ये जो पुनर्गठन हुआ, यह पुनर्गठन, यह भारत की पूरी जो एक बहुत बड़ी विरासत है, एक जो धरोहर है प्राचीन काल से, उस धरोहर में जिसको कहते हैं कि विभिन्नता में एकता, विभिन्नता में एकता भारत की विशेषता,
तो भारत की विभिन्नता क्या है? भारत की विभिन्नता, बहुत सी विभिन्नताएं हो सकती हैं। भाषाई विभिन्नता है, जातीय विभिन्नताएं हैं, भारत की सांस्कृतिक विभिन्नताएं हैं, भारत के धर्म के संदर्भ में लोगों के लगाव की विभिन्नताएं हैं, संप्रदाय की विभिन्नताएं हैं। इन सभी विभिन्नताओं में जो भाषा के आधार की जो विभिन्नता है, ये एक बड़ी गंभीर विभिन्नता रही। और इस गंभीर विभिन्नता को, भाषा के आधार की गंभीर विभिन्नता को किस तरह से जो है वो शामिल किया गया, किस तरह से एकोमोडेट किया गया, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि कैसे भाषाओं के आधार पर राज्य के पुनर्गठन करके भाषाई अस्मिता को जो सम्मान देने की बात कही गई, उस सम्मान देने के चलते भारत के संविधान के जो हमारे यहाँ शेड्यूल कहते हैं, उनमें भाषाओं को स्थान दिया गया। कुछ भाषाओं को क्लासिकल भाषा का दर्जा दिया गया, जैसे तमिल को और आपके मलयालम को या उड़िया भाषा को या और भी संस्कृत भाषा को, ऐसी भाषाओं को एक बड़ी क्लासिकल लैंग्वेज ऑफ इंडिया के रूप में जो उनको मान्यता दिया गया। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि भारत ने भाषाई आधार पर किस तरह से अपने देश को संगठित करने में, जिसे कहते हैं विभिन्नता में एकता को समाहित करने में, या समावेशी भारतीय राष्ट्र के निर्माण में, जो भारत के संविधान की प्रस्तावना में है कि वी द पीपुल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया, 2 बार इंडिया शब्द का प्रयोग करते हैं। वी द पीपुल ऑफ इंडिया, वी द पीपुल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सॉवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ये जो वाक्यांश है, यह वाक्यांश आगे चल करके अनुच्छेद 1 में जो ये वाक्यांश है कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी कॉन्स्टिट्यूटेड ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, इन बातों को और प्रस्तावना की बात को दोनों को मिला करके आप कहेंगे तो आप कह सकते हैं कि भारत एक राष्ट्र है, और वह राष्ट्र राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का संघ है। भारत एक ऐसा राष्ट्र है जो एक संघ है, और वह संघ जिसमें कि हमारा पहले के भी लेक्चर्स में मैंने दिया कि भारत का जो संघ है वो अमेरिका के संघ से थोड़ा अलग संघ है, जिसमें जो संघ की ताकत है वो थोड़ा ताकतवर है वो, और उस ताकत के कारण कुछ ऐसे ऐसे तमाम भारत के संविधान में कानून बने हुए हैं, जो आर्टिकल 352, जैसे आर्टिकल 352 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसमें कि आप राज्यों में इमरजेंसी लगा सकते हैं, फंडामेंटल राइट्स को इमरजेंसी की सिचुएशन में रोका जा सकता है। ये सब बातें आप और भी जो पूर्ण संघीय राज्य हैं, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से तुलना करेंगे तो वहां पर नहीं मिलेंगे। वहां पर भाषा के आधार पर अगर आप राज्यों की बात का गठन करना चाहेंगे तो आपको नहीं मिलेंगे। ये मैं एक आपको जैसे कहते हैं तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए बात रख रहा हूं। इसी तरह से आप देखें कि सोवियत यूनियन के संदर्भ में अगर आप बातचीत करें कि सोवियत यूनियन में किस तरह से राज्यों का निर्माण हुआ, और एक कम्युनिस्ट पार्टी के डिक्टेटरशिप के तहत राज्यों का एक तरह से निर्माण हुआ। तमाम अलग अलग राज्य एक साथ जोड़ करके बांध दिए गए, और उनको जोड़ने वाली कम्युनिस्ट पार्टी थी वहां पर। लेकिन जैसे ही कम्युनिस्ट पार्टी का अंत होता है, उस अंत होने के चलते ही वो पूरे के पूरे राज्य अलग हो जाते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज का लेक्चर समाप्त करता हूं, और फिर आप लोगों से निवेदन करूंगा कि फिर दोबारा जो है इस पर अगर कोई प्रश्न होगा, कोई बातचीत होगी तो आपसे फिर पुनः बातचीत किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आज के लेक्चर के लिए। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर। हम ये कह रहे थे सर कि अगले वीक सर हम लोग जनजातीय नीति के ऊपर, और खास करके पूर्वोत्तर भारत और मध्य और पूर्वी भारत के विशेष संदर्भ में जनजातीय नीति क्या रही भारत की स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार की, खास करके नेहरू सरकार की, इसके ऊपर विशेष रूप से सर बात करेंगे हम लोग अगले वीक बृहस्पतिवार को, यानी 17 तारीख को। ठीक है जी। तो सर आज्ञा दें सर, फिर हम इन बच्चों के साथ इनका अटेंडेंस ले लेते हैं सर, फिर आपसे मिलते हैं सर बृहस्पतिवार को। ठीक बात, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत शुभकामनाएं। प्रणाम।